एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है वायरस। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। इससे पहले मैंने कुछ वीडियोस को अपलोड किया था, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। अगर आपने उन वीडियोस को देखा होगा और उसके बाद आप रीड लेवल 2 का पेपर सॉल्व करोगे तो आपको पता चलेगा कि उन वीडियोस में से कितने क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। एवरी ईयर एक क्वेश्चन उसमें से आया ही है। आप अगर उन वीडियोस को थोड़ा ध्यान से देखोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। और ये जो टॉपिक्स हैं सारे टेट एग्जाम, सारे जितने भी टीचिंग के एग्जाम्स होते हैं उनमें मैं जो टॉपिक्स बना रही हूँ उनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आता ही है। तो सारे जितने भी टीचिंग एग्जाम्स हैं उनके लिए बहुत ही यूजफुल हैं। तो इसलिए आप अभी तो रीड के पर्पज से है, बट अगर आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो मेरे वीडियोस को आप देख सकते हो। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो आप मेरे मोटिवेशन के लिए कमेंट करें। अगर आपको उसमें कोई कमी नजर आती है तो भी मुझे कमेंट करें, जिससे कि मैं अपने वीडियोस में इम्प्रूवमेंट कर सकूं। आज का मेरा टॉपिक है वायरस, विषाणु। तो आज हम लोग विषाणु का इंट्रोडक्शन, इसके अंदर हम लोग इसकी हिस्ट्री, नेचर, स्ट्रक्चर, केमिकल कंपोजिशन, बैक्टीरिया फेज सबके बारे में जानेंगे। ये मेरा मेरा तीसरा वीडियो है। इससे पहले मैं 2 वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ। तो चलिए फिर हम लोग आज वायरस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। वायरस, हिस्ट्री ऑफ वायरस। विषाणु शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के वायरस से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है विषाणु। विषाणु मतलब जहरीला पदार्थ, जहरीला अणु। विषाणु की खोज इवानोव्स्की ने 1892 में की थी। उन्होंने एक संक्रमित पौधे के रस को स्वस्थ पौधे पर रगड़कर तंबाकू के मौखिक रोग के लक्षण उत्पन्न किए जा सकते हैं। उन्होंने क्या किया, हमारे एक वैज्ञानिक थे, रूसी वैज्ञानिक थे इवानोव्स्की। उन्होंने क्या किया, एक संक्रमित पौधा लिया। वो एक डिजीज के बारे में रिसर्च कर रहे थे जो तंबाकू के पौधों में पाई जाती है। तो उन्होंने एक संक्रमित पौधे का रस लिया, एक स्वस्थ पौधे पर उन्होंने उसको रगड़ा या उसके ऊपर डालने के बाद उन्होंने देखा कि उस स्वस्थ पौधे में वो तंबाकू वाला रोग, तंबाकू का जो मौखिक रोग था वो स्वस्थ पौधे में भी उत्पन्न हो गया। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि उस स्वस्थ जो संक्रमित जो पौधा हो गया था उसके जो रस को बैक्टीरियो फिल्टर के द्वारा उन्होंने फिल्टर किया। फिल्टर करने के बाद उन्होंने देखा कि उसमें बैक्टीरिया नहीं मिले उनको। उस रस के अंदर कोई बैक्टीरिया नहीं मिला। फिर बैक्टीरिया रस को उन्होंने पुनः दूसरी पत्ती पर रगड़ा, मतलब उन्होंने उस रस को लेकर दोबारा से किसी और पत्ती पर रगड़ के देखा तो वो पत्ती दोबारा से संक्रमित हो गई। वो पत्ती द्वारा से संक्रमित हो गई तो फिर उन्होंने उस रस जो था उसको उन्होंने सूक्ष्मदर्शी से उसका अध्ययन किया, लेकिन उसमें उनको कोई जीव दिखाई नहीं दी। पहले टाइम पे क्या होता था, जो बहुत ज्यादा हाई टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो वो जो सूक्ष्मदर्शी थी उसकी जो इवेल्युएशन था वो ज्यादा हाई नहीं था, कि बहुत ज्यादा महीन चीज को वो नहीं देख सकती थी। ओनली बैक्टीरिया को हम देख सकते थे, लेकिन बैक्टीरिया से जो महीन चीज होती है उससे भी ज्यादा महीन जो चीज होती है उसको आप लोग नहीं देख सकते हो। तो उन्हें उस रस में कोई जो रस था, जो संक्रमित रस था, उसमें कोई उनको जीव दिखाई नहीं दिया। फिर हमारे एक दूसरे वैज्ञानिक आए जिनका नाम था बेंजेरिंग। इन्होंने 1898 में इवेनोविस्की के परिणामों की पुष्टि की तथा इस संक्रामक द्रव्य था उसका एक नाम दिया। उसका नाम था कॉन्टेगम कॉन्टेगम विविनियम फ्लूइडम रस रखा, नाम रख दिया। ये नाम मैंने स्क्रीन पर दे रखा है, अगर आपको बोलने में थोड़ा क्लियर समझ नहीं आ रहा होगा तो मैंने इसका नाम लिखा हुआ है स्क्रीन पर, आप उसको अच्छे से पढ़ लेना एंड समझ लेना। फिर 1931 में इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोप की खोज हुई। फिर क्या हुआ, पहले जो था जब ये लोग रिसर्च कर रहे थे उस टाइम इतना मतलब सूक्ष्मदर्शी या इतनी टेक्नोलॉजी इतनी हाई नहीं थी कि ये उस चीज की स्टडी कर सके कि वो रस में था क्या।
तो उनको कुछ दिखाई नहीं दिया। तो ऐसे ही बीच में और भी बहुत सारे वैज्ञानिक आए, उन्होंने भी इस तरह से कुछ चीजों रोगों के बारे में मतलब पता किया। तो वो भी ढूंढ रहे थे, बैक्टीरिया नहीं मिला, फिर उसको बैक्टीरिया फिल्टर से उन्होंने अलग किया। तो उनको भी लगा कि शायद बैक्टीरिया से भी छोटी कुछ चीज होती है, लेकिन उसका वो पता नहीं लगा पा रहे थे। तो उसके बाद क्या हुआ कि 1931 में जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज हुई, तो जिसका जो होता है रिजोल्यूशन बहुत हाई होता है, जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होते हैं उसका बहुत हाई होता है, उसमें आप बहुत महीन से महीन चीज को देख सकते हो। तो जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप था उसका जो रेजोल्यूशन था 0.1 नैनोमीटर था। मतलब आप इतना छोटी से छोटी चीज देख सकते हो जिसका होता है बहुत ही महीन, जिसका जो होता है ना साइज ऐसा हो 0.1 नैनोमीटर होगा, उसको भी आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। उसके द्वारा फिर लिक्विड की स्टडी की गई, तो उसमें उनको ना बहुत सूक्ष्म जीव मिले जिसका नाम उन्होंने वायरस दिया। फिर उसके बाद उस वायरस जो था उसकी अच्छे से उन्होंने स्टडी की, उसकी स्ट्रक्चर, शेप वगैरह, उसका साइज, सब कुछ उनको उस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा पता चला। ये मैंने आपको कुछ वैज्ञानिक है, ये हमारे बेंजारिंग है, ये वैज्ञानिक हमारे बेंजारिंग है जिन्होंने उस लिक्विड की पुष्टि की थी और लिक्विड का नाम भी दिया था। एंड ये हमारा तंबाकू मौजिक वायरस है। सबसे पहले इस वायरस की स्टडी की गई थी जो तंबाकू की पत्तियों पर पाया जाता है। ये इसकी स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है। वायरस, अब हम लोग इसके वायरस के नेचर के बारे में जानेंगे। ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, वायरस की कोई रूसी वैज्ञानिक इवानोव्स्की ने 1892 में की थी। वायरस ताप तथा आर्द्रता के प्रति रिस्पॉन्स शो करते हैं। वायरस क्या होता है कि जब भी इसको थोड़ा नमी मिलती है या फिर इसको थोड़ा आर्द्रता मिलती है तो उसमें ये थोड़ा एक्टिव होने लगता है। वैसे ही इसको मतलब अगर ये दोनों चीजें ना मिले इसको तो ये एकदम सुस्त अवस्था में रहता है, सुस्त अवस्था में काफी टाइम तक रह सकता है। वायरस को अगर हम किसी कांच की शीशी में बंद कर दें तो वो काफी टाइम तक ऐसे ही सुस्त रहेगा, जिंदा मतलब जिंदा रहता है लेकिन सुस्त रहता है, एक्टिव नहीं रहता, इनएक्टिव रहता है। लेकिन जब भी उसको कोई सेल मिलती है, जैसे कोई लिविंग सेल मिली, उसमें वो एंटर करते ही एकदम से एक्टिव हो जाता है, मतलब अपना रंग अच्छे से दिखाने लगता है। और वैसे उसको शीशी में रख दिया जाए तो ऐसे रहेगा ही नहीं, इसमें कुछ है ही नहीं, तो इनएक्टिव है, एकदम से एक्टिव रहता ही नहीं है, ऐसे लगता है मर चुका है। लेकिन वो मरा हुआ नहीं होता, वो हजारों साल तक जीवित रह सकता है। वायरस का जो मल्टीप्लिकेशन है वो लिविंग सेल्स के अंदर होता है, मतलब वायरस अपना असली रंग लिविंग सेल के अंदर दिखाता है। लिविंग सेल मतलब उसके अंदर एंटर करने के बाद वो अपने आप को बढ़ाने लगता है और बहुत सारे अपने जैसे सेल्स बनाने लगता है और पूरे सेल के ऊपर कब्जा कर लेता है, उसको अपने जेनेटिक मैटर ट्रांसफर करके और अपने जैसे ही सेल्स का निर्माण करने लगता है। स्ट्रक्चर ऑफ वायरस, साइज, सबसे छोटे वायरस का साइज 10 नैनोमीटर होता है, या हम उसको नैनोमीटर बोल सकते हैं या मिमी माइक्रोन भी बोल सकते हैं। सबसे बड़े वायरस का साइज 300 मिमी माइक्रोन होता है, मिली माइक्रोन होता है। प्लांट प्लांट वायरस एनिमल वायरस से छोटे होते हैं। प्लांट्स में जो वायरस पाए जाते हैं वो एनिमल्स वायरस से छोटे होते हैं साइज में। मैंने कुछ वायरस की पिक्चर्स लगाई हुई हैं, इनका सबका नैनोमीटर में दिया हुआ है। ये 100 नैनोमीटर का होता है ये वायरस इन्फ्लुएंजा, और ये है अब आपका इसका ये साइज दे रखा है इसमें, ये 90 नैनोमीटर का होता है, ये 80 नैनोमीटर होता है। रोटा वायरस, ये आपने नाम सुने होंगे, ये HIV का वायरस है, HIV-1, ये आपका 120 नैनोमीटर होता है। इन सबको हम लोग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं क्योंकि इनका साइज बहुत छोटा है। ये रेबीज का वायरस है, जो कुत्तों के काटने से जो होता है ना, रेबीज नाम का रोग होता है, ये वो वायरस है। ये भी 80 नैनोमीटर होता है। इनका साइज बहुत छोटा होता है, इसलिए पुराने टाइम पे मतलब तब जब ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप नहीं था तो इनकी स्टडी नहीं हो पा रही थी, तो उन्होंने वो बहुत कंफ्यूज, जब ये माइक्रोस्कोप आया, जब इसकी मतलब ये खोज हुई इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की, उसके बाद उन्होंने अच्छे से वायरस की स्टडी की, तब इन सबके साइज ना अच्छे से पता चले कि ये जीव होते हैं, ये आपके बैक्टीरिया से भी छोटे जीव होते हैं, इनका साइज बैक्टीरिया से बहुत छोटा होता है। ये बहुत सारे वायरस के नेम है, इनको आप अच्छे से याद कर लेना, इनके साइज भी दिए हुए हैं। साइज वैसे कभी एग्जाम से पूछे नहीं गए हैं, पर फिर भी आपको थोड़ा याद रखना कि कभी शायद पूछ भी सकते हैं। ये हेपेटाइटिस बी वायरस, इसके लिए वैक्सीनेशन भी होता है, टीका लगता है, हेपेटाइटिस बी का लगता है। शेप, वायरस का शेप
हेलिकल रॉड या क्यूबॉइड या कॉम्प्लेक्स टाइप का होता है। वायरस का जो शेप है या तो हेलिकल मिलेगा, जैसे कि ये स्ट्रक्चर है हेलिकल है, ये हेलिकल शेप का है। जो तम्बाकू मौजिक वायरस होता है, जो पत्तियों में पाया जाता है, जो तम्बाकू की पत्तियों में पाया जाता है, वो हेलिकल शेप का होता है। और ये है आपका पॉलीहेड्रल, ये पॉलीहेड्रल वायरस है, इसको हेक्सागोनल भी बोल सकते हैं। ये स्पेरिकल है, स्पेरिकल है ये वाला वायरस। ये आपका बैक्टीरियोफेज है। ये वायरस थोड़ा अलग है, इसके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगी। ये बैक्टीरियोफेज है, इसके बारे में आगे बताऊंगी। ये भी वायरस है। केमिकल कंपोजिशन, न्यूक्लिक एसिड। केमिकल कंपोजिशन में आपकी दो चीजें आती हैं, एक न्यूक्लिक एसिड एंड एक प्रोटीन कोड। तो न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड जो एवरी सेल में पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, बैक्टीरिया सेल एंड जो इसकी वायरस की जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर भी न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है। तो अब इसमें क्या होता है, वायरस की जो स्ट्रक्चर होती है, वायरस में एक ही न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है। जैसे न्यूक्लिक एसिड में हमारे दो होते हैं ना, आरएनए और डीएनए। आरएनए मतलब राइबो न्यूक्लिक एसिड एंड डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो इसमें क्या होता है, वायरस में एक ही प्रकार का आपको न्यूक्लिक एसिड मिलेगा। प्लांट सेल के प्लांट जो वायरस होते हैं उनके न्यूक्लिक एसिड में आरएनए पाया जाता है, और जो एनिमल वायरस होते हैं उनमें डीएनए या फिर कभी कभी आरएनए भी पाया जाता है। मतलब इनमें दोनों ही पाए जा सकते हैं, कुछ में डीएनए पाया जाता है, कभी कभी कुछ रेयर कंडीशंस होती हैं उसमें आपका आरएनए भी पाया जाता है। जिस वायरस में आरएनए आनुवंशिक पदार्थ हो, आनुवंशिक जेनेटिक मेटेरियल, जिस वायरस के अंदर आरएनए पाया जाता है, आरएनए एंड जेनेटिक मेटेरियल के रूप में पाया जाता है, उसे हम लोग रेट्रो वायरस कहते हैं, रेट्रो विषाणु कहते हैं। ये जो कोरोना वायरस की स्ट्रक्चर है, ये मैंने ऐसी पिक्चर्स लगा दी है। इसकी मेम्ब्रेन है, ये इसका एनवलप है, कवर होता है। इसमें आपका जो कोरोना वायरस जो अभी चल रहा है ना, उसमें आरएनए पाया जाता है, आपका जीनोम के रूप में आरएनए होता है, जेनेटिक मैटेरियल है इसका। और ये न्यूक्लियोकैप्सिड है इसके, ये न्यूक्लियोकैप्सिड है। ये स्पाइक्स है, इसके थ्रू ये एंट्री करती है। स्पाइक्स जो सेल के अंदर एंट्री करती है, उनसे चिपक जाती है सेल की सरफेस जो होती है। प्रोटीन कोड, प्रोटीन कोड क्या होता है, एक ना ये इसका सुरक्षा कवच होता है, जो वायरस का एक सुरक्षा कवच प्रदान करता है प्रोटीन कोड। प्रोटीन का एक आवरण पाया जाता है उसके ऊपर, जो वायरस है ना उसको एकदम सेफ रखता है। वायरस के ऊपर एक प्रोटीन कोड होता है, ये कोड लिपोप्रोटीन का बना होता है। हाँ, ये क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है कि वायरस के ऊपर जो प्रोटीन कोड होता है वो किसका बना होता है, लिपोप्रोटीन। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा गया, तो इसको आप थोड़ा अच्छे से याद रखना कि लिपोप्रोटीन का बना होता है। वायरस के संक्रमण के लिए जो वायरस के संक्रमण तत्व उसके न्यूक्लिक एसिड में होते हैं। जो वायरस हम जो किसी भी सेल के अंदर अपना इन्फेक्शन फैलाता है, तो उसके उसके जो इन्फेक्शन की जो होते हैं, जो एलिमेंट्स होते हैं, उसके न्यूक्लिक एसिड में पाए जाते हैं। तो अतः संक्रमण के लिए होस्ट सेल में वायरस के न्यूक्लिक एसिड का प्रवेश होना आवश्यक है। तो अगर कोई वायरस हमें इन्फेक्ट करेगा हमारी बॉडी को, तो और हमारी बॉडी को, तो वो क्या करेगा कि वो पहले जो उसका जो न्यूक्लिक एसिड है, जो पहले वो हमारी बॉडी से मतलब आके एंटर करने के लिए क्या करेगा, अपना न्यूक्लिक एसिड है उसको हमारे न्यूक्लिक एसिड में ट्रांसफर करेगा। जो हमारी सेल्स का न्यूक्लिक एसिड है उसके ऊपर अपना कब्जा कर लेगा, अपना एसिड उसमें मिला लेगा, उसके अपने जैसा बना लेगा। फिर हमारी बॉडी क्या करेगा, वो अपने जैसा बना लेगा। जो हमारे इनफैक्ट जो क्या कहते हैं संक्रमित चीज हमारी बॉडी के अंदर चली गई, संक्रमित न्यूक्लिक एसिड पहुंच गया, तो वो क्या करता है धीरे धीरे अपनी जैसी और सेल्स बनाने लग जाएगा, संक्रमित सेल्स बनाने लगेगा। और बनाने के बाद क्या होता है, हम बीमार हो जाते हैं, उसका इन्फेक्शन बनने से बोलते हैं ना, जब भी हम बीमार होते हैं, अगर हम बीमार इन्फेक्शन हो गया, तो इन्फेक्शन क्या होता है, पहले थोड़ा सा कम होता है, फिर धीरे धीरे बढ़ता जाता है। तो क्या करता है, वो जल्दी से जल्दी अपनी भी कॉपी बनाता जाता है, अपनी जैसी सेल्स बहुत ज्यादा बनाने लगता है। तो फिर हम एकदम से बीमार हो जाते हैं। संक्रमण को बढ़ने में थोड़ा टाइम लगता है ना, पहले थोड़ा कम होगा, फिर और ज्यादा होगा, धीरे 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 करके बढ़ता है। तो इसमें क्या होता है, अपनी जैसी रेप्लिकेशन करता है, अपनी सेल्स बनाने लगता है, अपनी सेल्स का रेप्लिकेशन। उसमें रेप्लिकेशन ना बहुत जल्दी होता है। स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरियोफेज जैसे मैंने अभी आपको इसका पिक्चर दिखाया था, ये थोड़ा सा अलग होता है। बैक्टीरियोफेज होता तो वायरस ही, लेकिन थोड़ा सा अलग है उनसे। ये क्या करता है, ये थोड़ा सा हमारे लिए ना लाभदायक है एक तरह से। इसमें क्या होता है कि ये जो बैक्टीरिया इसको खाता है, इसको हम बैक्टीरिया को खाने वाला बैक्टीरिया वायरस बोलते हैं। बैक्टीरियोफेज जो बैक्टीरिया का भक्षण करता है, बैक्टीरिया का भक्षण करता है।
ये अति सूक्ष्म जीव होते हैं, बैक्टीरिया फिल्टर से इनको अलग नहीं किया जा सकता। ये बात तो ये है कि कोई भी वायरस होगा उसको आप बैक्टीरिया फिल्टर से अलग नहीं कर सकते, ना बैक्टीरियोफेज को कर सकते हैं, या इसके अलावा कोई और भी वायरस होते हैं उसको भी आप बैक्टीरिया फिल्टर से अलग नहीं कर सकते। इसकी स्ट्रक्चर की स्टडी हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा करते हैं। सभी वायरस की स्टडी हम लोग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही करते हैं, क्योंकि वो बहुत महीन होते हैं, उनका जो साइज है बहुत ज्यादा छोटा होता है, उनको आप देख नहीं सकते, तो इसके लिए हमें हाई मतलब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है, उसी से हम इसकी स्टडी कर सकते हैं। हाँ, ये जो बैक्टीरियोफेज होता है इसको हम दो भागों में डिवाइड रहता है। ये ऊपर वाला जो इसका भाग होता है उसको हम हेड बोलते हैं, जो नीचे वाला भाग होता है उसको हम टेल बोलते हैं। हेड का जो साइज होता है 950 एंगस्ट्रॉन से 650 एंगस्ट्रॉन होता है। टेल की जो लंबाई होती है 1500 एंगस्ट्रॉन होती है। हेड और टेल के बीच जो भाग होता है उसे हम कॉलर कहते हैं या कॉलर कहते हैं। ये बैक्टीरिया को खाने वाला वायरस है। इसकी जो रियल जो स्ट्रक्चर है जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा ली गई है वो ये वाली है। इसमें देखो ये हेड दिखाई दे रहा है, ये इसके टेल्स दिखाई दे रहे हैं, और ये इसकी 3D बैक्टीरिया फेज की 3D पिक्चर्स बनाई गई है। ये इसकी नॉर्मल पिक्चर्स है। इसमें देखो इसका न्यूक्लिक एसिड दिखाई दे रहा है, ये बीच वाला भाग है, इसको हम लोग कॉलर कहते हैं। ये सबसे नीचे इसके ये टेल फाइबर्स है। ये जो बेस प्लेट है इसके द्वारा उस जो सेल है उसे चिपक जाता है, और इससे टेल फाइबर से उस सेल को ना एकदम अच्छे से पकड़ लेता है। ये है इसका मेन स्पाइक्स। स्पाइक्स मेन चीज है इसकी, ये स्पाइक्स, ये जो आपको एक छड़ जैसी दिखाई दे रही होगी, इससे ये क्या करता है, ये कि अपना जेनेटिक मटेरियल दूसरी सेल के ना ट्रांसफर करता है। और ये है आपकी, ये भी आपकी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से पिक्चर्स ली गई है। जब एक जो होस्ट सेल थे उसके अंदर जब ये एंटर कर रहे थे तब ये पिक्चर्स ली गई है। और ये इसका जो ये पिक्चर्स ली गई है ना, इसी पिक्चर्स का ये बनाया गया है डायग्राम। ये इसका डीएनए है, इस पे प्रोटीन कोट लगा हुआ है ऊपर से जो इसको सेफ रखता है, सुरक्षा देता है। ये सीट है, ये बीच वाला जो पोर्शन है ये कोर है इसके द्वारा। ये सेल वॉल है, ये कोर से ये इसमें होल करता है, उसके अंदर ऐसे एंटर अपनी जो छड़ जैसी स्ट्रक्चर वो है, छड़ जैसी वो होती है, स्पाइक्स होते हैं, उसको सेल के अंदर एंटर करा देता है, जिससे क्या इसका जो जेनेटिक मटेरियल है उस सेल के अंदर घुस जाता है। और ये सेल वॉल है, जो दूसरी जो होस्ट सेल है उसकी सेल वॉल है, उसकी सतह पर बैठा है, एकदम चिपक गया है। चिपकने के बाद अपना जेनेटिक मटेरियल उसमें एंटर करा रहा है। ये जो आपकी रियल पिक्चर्स हैं जो माइक्रोस्कोप से ली गई हैं उसमें भी देखो ये दिख रहा है बीच वाला स्पाइक्स, इसके थ्रू ही अपना जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर करते हैं। आई होप आपको वायरस अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम है, आपको अच्छे से समझ नहीं आया है, तो आप मुझे कमेंट्स करें। एंड आपको वीडियो अच्छा लगा है तो उसके लिए मुझे कमेंट करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें और मुझे कमेंट्स करें, एंड थैंक यू सो मच।